नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के गठजोड़ से डर गया है चीन और कहा कि क्वाड की दृढ़ता से विरोध करते हैं। जी हां दोस्तों, क्वाड देश जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर चीन को घेरेंगे, उसका विरोध करने लगा है चीन और डर गया है चीन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सैटेलाइट तस्वीरों से चीनी हरकत का हुआ खुलासा, नाकू ला के पास चीन की गतिविधियां हैं अभी जारी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत बांग्लादेश जिंदाबाद, पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में सजी ढाका की सड़कें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के गठजोड़ से डरा चीन, कहा क्वाड का दृढ़ता से विरोध करते हैं। जी हां दोस्तों, चीन ने गुरुवार को कहा कि वह अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड गठबंधन का दृढ़ता से विरोध करता है और उसने अमेरिका से बिना बात के विवाद से बचने और क्षेत्र की शांति व स्थिरता के लिए और योगदान करने को कहा। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल रेन गुओकियांग ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में यह बात कही। उनसे हालिया क्वाड शिखर सम्मेलन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के उस कथित बयान के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्वाड के नेताओं ने चीन द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों पर चर्चा की और उन्हें इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है। रेन ने कहा कि चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड गठबंधन का दृढ़ता से विरोध करता है। क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गठबंधन के नेताओं को बताया कि उनके देशों के लिए स्वतंत्र व मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र जरूरी है और उनका देश क्षेत्र में स्थिरता हासिल करने के लिए सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महीने के पूर्व में हुई डिजिटल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल हुए थे। रेन ने कहा कि चीन अमेरिका द्वारा बढ़ावा दिए जा रहे चार पक्षीय तंत्र का दृढ़ता से विरोध करता है, क्योंकि यह शीत युद्ध की मानसिकता का अनुसरण करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका आपके साथ काम करने को प्रतिबद्ध है और क्षेत्र के सभी अपने सहयोगियों के साथ शांति हासिल करने को संकल्पित है। यह समूह खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रैक्टिकल समाधान और ठोस नतीजों को लेकर समर्पित है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए क्वाड महत्वपूर्ण मंच बनाने जा रहा है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा, 21वीं सदी में वह हिंद प्रशांत क्षेत्र ही है जो दुनिया की तकदीर तय करेगा। हिंद प्रशांत के महान लोकतंत्र के चार नेताओं के तौर पर हमारी साझेदारी शांति, स्थायित्व और संपन्नता पर आधारित हो, जिसमें क्षेत्र के कई देशों का समावेशन हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सैटेलाइट तस्वीरों से चीनी हरकत का खुलासा, नाकू ला के पास चीन की गतिविधियां जारी। जी हां दोस्तों, भारतीय सीमा के पास चीन ने अपनी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आया है कि सिक्किम में नाकुला बॉर्डर के पास चीन ने अपनी गतिविधियां जारी रखी हैं। इससे पहले इंडिया टुडे की रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि चीन इन इलाकों में रोड और नई पोस्ट बना रहा है। गलवान घाटी में दोनों देशों की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से चीनी आर्मी ने सिक्किम के पास अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। चीन की गतिविधियों को काउंटर करने के लिए अगले कुछ सप्ताह में भारत हासीमारा एयरबेस पर राफेल एयरक्राफ्ट के दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती करेगा। हाल के समय में डोकलाम और नाकुला क्षेत्र में भारत और चीन की सेना के जवान आमने सामने आते रहे हैं। भारत, भूटान, चीन ट्रांजैक्शन के पास डोकलाम पठार भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 2017 के गतिरोध का ग्राउंड जीरो रहा है। इस साल जनवरी में भी दोनों देशों के बीच माइनर फेस ऑफ के मामले सामने आए थे। इंडिया टुडे टीवी को मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरों में नाकुला के पास चीनी गतिविधियों की पुष्टि हुई है। स्पेस कंपनी कैपेला स्पेस के सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रहों द्वारा 12 मार्च की सुबह में ली गई हाई रिजोल्यूशन तस्वीरों में इन इलाकों में सैन्य वाहनों की उपस्थिति, नए कैंप और पीएलए द्वारा अतिरिक्त संरचनाओं की पुष्टि की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बांग्लादेश जिंदाबाद, पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में सजी ढाका की सड़कें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। कोविड महामारी के आने के बाद यह पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है। पीएम मोदी के स्वागत में बांग्लादेश की राजधानी को पूरी तरह सजा दिया गया है। जगह जगह पोस्टर लगे हैं और कई जगह भारत बांग्लादेश जिंदाबाद नारे लिखे बैनर भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री 26 मार्च को पड़ोसी देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए शेख हसीना के निमंत्रण पर बांग्लादेश गए हैं। पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव के दौरान पीएम मोदी विदेश यात्रा पर रहेंगे। मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश में रहेंगे। ढाका एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मोदी सीधे राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे और 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद मोदी नेशनल परेड स्क्वायर पर आयोजित समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद होंगे, जबकि अध्यक्षता प्रधानमंत्री शेख हसीना करेंगी। शुक्रवार शाम को भारतीय प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बंगबंधु बापू म्यूजियम का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने लिखा खास लेख,
बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ढाका पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के प्रतिष्ठित अखबार द डेली स्टार में एक खास लेख लिखा। अपने लेख में पीएम मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को याद किया। उन्होंने बांग्लादेश के गठन में शेख मुजीबुर रहमान के संघर्ष को सलाम किया। उन्होंने लिखा कि जब हम बंगबंधु के जीवन और संघर्ष को देखते हैं, उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस महाद्वीप के सपने एक जैसे हैं। अगस्त 1975 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। उनके हत्यारे बांग्लादेश की आज़ादी नहीं चाहते थे। वे बंगबंधु के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण उपमहाद्वीप के निर्माण के सपने को नष्ट करना चाहते थे। बंगबंधु का जीवन संघर्ष भरा रहा है। उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करते हुए वह बेखौफ खड़े रहे। बंग माता शेख फाजिल तुर्नेस उनकी ताकत थी। पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को भारत में भी बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है और उनकी सोच को सराहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने यह जानकारी दी। मोमेन ने कहा कि MOU की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम 5 MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नियमों का पालन करने के लिए चीन को जवाबदेह ठहराएगा अमेरिका। बाइडेन। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड देशों के नेताओं के साथ हुई हाल की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि उनका देश अपने साझेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर नियमों का पालन करने के लिए चीन को जवाबदेह ठहराने जा रहा है। बाइडेन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के नेताओं के साथ बैठक की थी। उन्होंने कहा, इस महीने की शुरुआत में जाहिर तौर पर चीन का ध्यान हम पर गया क्योंकि मैंने अपने सहयोगियों से मुलाकात की और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका क्षेत्र में चीन को जवाबदेह ठहराने जा रहा है। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में पहली बार अकेले किए गए संवाददाता सम्मेलन में बृहस्पतिवार को बाइडेन ने कहा कि जल्द ही वह भविष्य पर चर्चा करने के लिए लोकतांत्रिक देशों के एक गठबंधन को वॉशिंगटन आने का निमंत्रण देंगे। उन्होंने कहा, हम यह स्पष्ट करने जा रहे हैं कि हम नियमों का पालन करने के लिए चीन को जवाबदेह ठहराएंगे, चाहे ये नियम दक्षिण चीन सागर या उत्तर चीन सागर से जुड़े हों या ताइवान पर किए समझौते तथा अन्य चीजों से जुड़े हों। इस संवाददाता सम्मेलन में 2 विदेशी संवाददाता समेत विभिन्न मीडिया संगठनों के 30 पत्रकार शामिल हुए। बाइडेन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा, चीन का एक लक्ष्य है और मैं इसके लिए उनकी आलोचना नहीं करता, लेकिन उनका लक्ष्य दुनिया का सबसे अग्रणी देश बनने, सबसे अमीर देश और दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनने का है। मेरे नेतृत्व में ऐसा नहीं होगा क्योंकि अमेरिका और वृद्धि तथा विस्तार करता रहेगा। अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने चीन के अपने समक्ष शी जिनपिंग से फोन पर बात की थी। उन्होंने फोन पर 2 घंटे तक बातचीत की थी। बाइडेन ने कहा कि ओबामा प्रशासन के दौरान उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शी के साथ घंटों बिताए थे। उन्होंने कहा, यह बहुत सीधी सी बात है, वह लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन वह बहुत होशियार शख्स है। वह पुतिन की तरह है जो सोचते हैं कि निरंकुशता भविष्य की लहर है। इस जटिल विश्व में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, जब मैं निर्वाचित हुआ और उन्होंने मुझे बधाई दी थी तो चीनी विशेषज्ञों के साथ मुझे भी हैरानी हुई। हमने 2 घंटों तक बातचीत की। हमने एक दूसरे से कई चीजों पर स्पष्ट बात की। मैंने एक बार फिर उन्हें स्पष्ट किया कि हम टकराव नहीं चाहते, हालांकि हम जानते हैं कि बहुत कड़ी स्पर्धा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमने इस बात पर जोर दिया कि चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों, न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा, निष्पक्ष व्यापार के नियमों का पालन करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह, पूरे देश में एक साथ लागू होगा CAA, उसके बाद NRC आएगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है। ABP न्यूज की खास तौर पर नजर है और इसीलिए ABP न्यूज गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके चुनावी दौरे पर भी गया। दौरे के बाद गृह मंत्री ने ABP न्यूज से बातचीत की। शाह ने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी ने पूरी ताकत से लड़ा था और उसका नतीजा था कि हमने 18 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल की थी। उन्होंने आगे कहा, 3 लोकसभा सीटें 5000 से कम वोटों के अंतर से हार गए थे, लेकिन उसके बाद जनता में यह भरोसा जाग गया था कि बदलाव किया जा सकता है और इसलिए इस बार जनता की तरफ से यह चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी उसी ताकत से चुनाव लड़ रही है जिस ताकत से 2019 में चुनाव लड़ा था। ममता बनर्जी छोटी सोच पर मुझे कुछ नहीं कहना। अमित शाह ने ABP न्यूज के विकास भदौरिया से बातचीत करते हुए कहा, ममता बनर्जी बंगाल की जनता को गुमराह कर रही हैं क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं हैं। ममता जी बताएं कि 294 जो बीजेपी के उम्मीदवार लौट रहे हैं वह उनमें से कौन सा बाहर का है। सरकार में मुझे नहीं आना है, सरकार में राजनाथ सिंह जी को नहीं आना है, सरकार में नितिन गडकरी या योगी आदित्यनाथ को नहीं आना है। सरकार तो यह 294 उम्मीदवारों में से बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से रविंद्रनाथ ठाकुर का जनगणमन समझाया था और मैं पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी का विचार क्या है। ममता बनर्जी छोटी सोच पर मुझे कुछ नहीं कहना। शाह ने आगे कहा, योगी आदित्यनाथ के प्रचार और उन पर की गई टिप्पणियों पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ममता बनर्जी अपने अपने संस्कार के हिसाब से ही बयान दे रही हैं। अमित शाह ने कहा कि जहां तक CA का सवाल है, इससे कैसे
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है, मुझे यह बात बताई जाए। ममता बनर्जी बार बार यह बात इसलिए कहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि घुसपैठिए बीजेपी को कहिए। मुझे एक बात बताओ कि घुसपैठियों को रोकना क्यों नहीं चाहिए? और जहां तक CAA का सवाल है, वह पूरे देश में एक साथ लागू होगा, उसके बाद NRC आएगा। NRC का विरोध करे तो समझ में आता है, लेकिन CAA का क्यों विरोध कर रहे हैं? देश में शरणार्थी आए हैं, क्या उन्हें नागरिक बनने का अधिकार नहीं है? TMC नेता शेख असलम के 30% मुसलमानों के इकट्ठा होकर 4 पाकिस्तान बना देने के बयान पर अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को इस पर तुरंत अपना रुख साफ करना चाहिए और यह भी पब्लिक में घोषणा करनी चाहिए कि उन्होंने उस नेता पर क्या कार्रवाई की जिसने 4 पाकिस्तान बनाने का वादा दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों पर अमित शाह ने कहा, महाराष्ट्र के बारे में मैंने कई रिपोर्ट देखी हैं और पढ़ी हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार को तुरंत कोई निर्णय लेना चाहिए। इस तरह के गंभीर आरोपों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यह मामला एंटीलिया से शुरू हुआ, लेकिन असल में इसके पीछे वजह क्या थी? मुझे लगता है कि इस तरह के इंटरव्यूज में यह बातें नहीं करनी चाहिए। गंभीर मामला है और इस मामले में जांच एजेंसियां कार्रवाई करके कोर्ट को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे। देश भर में अजान के समय लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर उठ रहे आवाजों के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि ठीक है, आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा दिखाइए, लोग अपने आप फैसला करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ममता बनर्जी को बरमूडा पहनने का सुझाव देने के सवाल पर गृह मंत्री शाह ने कहा कि मैंने उनका बयान देखा नहीं है, बयान देखने के बाद मैं उनसे इस बयान की सत्यता और उसके बारे में बात करूंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC पर बरकरार है खतरा, सेना प्रमुख बोले, पूर्वी लद्दाख में अब भी मौजूद है चीनी सैनिक। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ पिछले साल मई में शुरू हुए तनाव के बाद अब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है और देशों के बीच सीमा पर संबंध सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस बीच भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे ने आशंका जताई है कि सीमा पर भारत के लिए खतरा केवल कम हुआ है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा यह कहना गलत होगा कि चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के उन क्षेत्रों में अब भी बैठे हैं जो पिछले साल मई में गतिरोध शुरू होने से पहले भारत के नियंत्रण में थे। सेना प्रमुख MM नरवणे ने इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि पीछे के क्षेत्रों में सैन्य शक्ति उसी तरह बरकरार है जिस तरह यह सीमा पर तनाव के चरम पर पहुंचने के समय थी। सत्र में यह पूछे जाने पर कि क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी से सहमत है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में नहीं आए हैं, नरवणे ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। जनरल MM नरवणे ने यह भी कहा कि क्षेत्र में गश्त शुरू नहीं हुई है क्योंकि तनाव अभी काफी है और टकराव की स्थिति हमेशा रहती है। उन्होंने कहा अभी कुछ क्षेत्र हैं जहां हमें चर्चा करनी है, लेकिन सभी चीजों को मिलाकर मुझे लगता है यह विश्वास करने के लिए हमारे पास काफी मजबूत आधार है कि हम अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने मानी लद्दाख में तनाव कम होने की बात, लेकिन LAC के बाकी इलाकों से सेना की वापसी पर साधी चुप्पी। जी हां दोस्तों, चीनी सेना ने गुरुवार को कहा कि पैंगोंग झील इलाके से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए भारत के साथ की गई संयुक्त कोशिशों के चलते पूर्व लद्दाख में तनाव कम हुआ है, लेकिन उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे बाकी इलाकों से सैनिकों को हटाने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया। सिलसिलेवार सैन्य एवं कूटनीतिक वार्ताओं के चलते दोनों देशों ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिण तटों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पिछले महीने पूरी कर ली। दोनों देशों ने सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर हुए समझौते के तहत ऐसा किया। LAC से लगे शेष इलाकों से सैनिकों को हटाया जाना अभी बाकी है। भारतीय थल सेना हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग जैसे इलाकों से सैनिकों को तेजी से हटाने की प्रक्रिया पर जोर दे रही है ताकि पर्वतीय क्षेत्र में तनाव को कम किया जा सके। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता और वरिष्ठ कर्नल रेन गुओकियांग ने ऑनलाइन प्रेस वार्ता में कहा कि वर्तमान में चीन और भारत ने पैंगोंग झील इलाके में अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को पीछे हटा लिया है। दोनों देश मौजूदा कदमों पर सकारात्मक रूप से टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय संयुक्त प्रयासों को जाता है। रेन के हवाले से चीनी मिलिट्री ऑनलाइन पोर्टल ने कहा कि दोनों पक्ष चीन भारत सीमा के पश्चिम हिस्से में अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए सैन्य एवं कूटनीतिक माध्यमों से संवाद कायम रखने के लिए सहमत हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बांग्लादेश तैयार, विदेश मंत्री मोमेन ने कहा यह हमारे लिए गर्व की बात। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने इस बात पर खुशी जताई है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता वर्षगांठ समारोह में भाग लेने आ रहे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सिब्बल से विशेष बातचीत में मोमेन ने कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता बेहद मजबूत है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भी भारत की सराहना की।
मोमन ने कहा कि भारत ने अपना वादा निभाया है और मुश्किल वक्त में बांग्लादेश की मदद की है। यात्रा का मुख्य फोकस बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं वर्षगांठ है। हम बेहद खुश हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हमारे इन दो महान आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने बंगबंधु का सम्मान किया है। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते काफी मधुर रहे हैं। दोनों देशों ने मिलकर काम किया है। विशेष रूप से कई भारतीय सैनिकों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए खून बहाया है, इसलिए हमारी जीत भारत की जीत भी है। इसके अलावा इस वर्ष 2021 में बांग्लादेश ने LDC देश से ग्रेजुएट होने की सभी श्रेणियों को पूरा कर किया है। यह भारत के साथ राजनयिक संबंधों का 50वां वर्ष। हम एक साथ कई आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। भारत के साथ हमारे संबंध ठोस रहे हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान बांग्लादेश और भारत दोनों ने मिलकर काम किया। अब फिर से PM नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दुनिया के सभी पड़ोसी देशों में तनाव और समस्या होती है, लेकिन भारत के साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल जुदा हैं। भारत के साथ हमारी 4000 किलोमीटर की सीमा है। भारत एक बड़ा देश है और मधुर संबंधों के कारण हमने अपनी अधिकांश समस्याओं मिल बैठकर सुलझा लिया है। हमने पानी के बंटवारे, सीमा संबंधी विवाद सहित सभी बड़े मुद्दों को बातचीत से सुलझाया है, जो दोनों देशों की एक दूसरे के प्रति समझ को दर्शाता है। हम भारत से यह कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसे दोस्त के होते हुए उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी पूर्वी सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। हम मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मानती हैं कि कनेक्टिविटी ही उत्पादकता है और यही हमारे राष्ट्रपिता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर मचा रही हाहाकार। लगातार दूसरे दिन आए 59,000 से ज्यादा नए मामले। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को देश भर में कोरोना वायरस के 59,115 मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान कोविड की वजह से 257 लोगों की जान भी गई है। बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 32,987 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही अब देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,18,46,652 पर पहुंच गई है। कुल संक्रमितों से अब तक 1,12,64,637 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 4 लाख पार कर गई है। फिलहाल देश में कोविड-19 4,21,066 सक्रिय मामले हैं। वहीं कोरोना की वजह से कुल 1,60,949 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक देश में कुल 5,55,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है। सिर्फ 5 दिनों में ही कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई। इससे पहले सितंबर में 6 दिनों में 1 लाख एक्टिव केसों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई थी। इस तरह से देश में जब से महामारी की शुरुआत हुई है तब से यह एक बड़ा रिकॉर्ड है, जो सबसे तेज 1 लाख का आंकड़ा पार हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश में आई अफसरों की सुनामी। मुकेश अंबानी। जी हां दोस्तों, एशिया और भारत के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी क्षेत्र पर जोर देश के उद्यमियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों की सुनामी की स्थिति बनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अंबानी ने यह भी कहा कि भारत एक आर्थिक, लोकतांत्रिक, कूटनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। EY उद्यमी पुरस्कार कार्यक्रम में अंबानी ने कहा, मैं जब आज और कल के भारत को देखता हूं, मुझे उद्यमियों के लिए अवसरों के लिहाज से सुनामी नजर आती है। मेरे इस भरोसे के 2 कारण हैं। पहला, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के भविष्य के विकास में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका की वकालत करते हैं। दूसरा कारण प्रौद्योगिकी की उपलब्धता है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग 1.3 अरब भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में किया जा सकता है। पिछले महीने प्रधानमंत्री ने देश के विकास में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को बुरा भला कहने की संस्कृति स्वीकार्य नहीं है। अंबानी ने कहा, हमारे पास आने वाले दशक में दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की क्षमता है। स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों तथा कृषि, उद्योग और सेवा जैसे क्षेत्रों में बदलाव को लेकर काफी अवसर हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्यमी अब प्रतिस्पर्धी लागत पर बाजार की जरूरतों के अनुसार वैश्विक स्तर की गुणवत्ता उपलब्ध कराने में सक्षम है। यह भारतीय उद्यमियों के लिए पूरा वैश्विक बाजार खोलता है। नए उद्यम शुरू करने की दहलीज पर खड़े युवा उद्यमियों को संदेश देते हुए अंबानी ने कहा कि उन्हें विफलता से घबराना नहीं चाहिए और यह साफ किया कि झटकों के बाद ही सफलता मिलती है। उन्होंने कहा, आप मेरी पीढ़ी की तुलना में भारत के लिए बेहतर सफलता की कहानियां लिखेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए बीआरओ बिछा रहा है सड़कों का जाल। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के मद्देनजर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़कों का जाल बिछा रही है। पूरे देश में सीमावर्ती राज्यों में कुल 272 रोड पर काम जारी है, जिनमें वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे सीमावर्ती इलाकों में सबसे ज्यादा रोड तैयार की जा रही है। रणनीतिक रूप से अहम अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सड़कों को खास ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण सैन्य गतिरोध पिछले वर्ष 5 मई को उस वक्त शुरू हुआ जब दोनों देशों के बीच पैंगोंग झील वाले इलाके में हिंसक झड़प हुई और इसके बाद दोनों देशों ने कई स्थानों पर साजो सामान के साथ हजारों सैनिकों की तैनाती कर दी। इसके बाद पिछले 4 दशकों में सबसे बड़े टकराव में 15 जून को गलवान घाटी में झड़प में भारत के 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। झड़प के 8 महीने बाद चीन ने स्वीकार किया कि झड़प में उसके 4 सैन्यकर्मी मारे गए थे। हालांकि अब 10वें दौर की वार्ता के दौरान क्षेत्र में तनाव कम करने पर दोनों देशों में सहमति बनी और दोनों देशों की सेना तनाव से पहले वाली स्थिति में लौट रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आर्मी चीफ नरवणे बोले, पिछले 5 से 6 सालों में पहली बार एलओसी इतनी शांत। एलएसी पर भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।